ये हमारा स्टार्ट आ गया कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब बना था। आप जानते हैं कि तुर्की जो है खिलाफत उस्मानिया थी वहाँ, और वहाँ 1876 में कॉन्स्टिट्यूशन मूवमेंट जो चली, तो उसके नतीजे में कॉन्स्टिट्यूशन 1876 में पहला बना था। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का जो बुनियादी मकसद था कि लोगों के मुतालबात बढ़ते जा रहे थे, और दुनिया में अब रिवाज हो गया था कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आने शुरू हो गए थे। हर मुल्क में, हर इलाके में कोई ना कोई मूवमेंट चलती थी और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता था, जिसमें वो लिबर्टीज़ और राइट्स की बातें जो है ना वो तयशुदा होती है। तो 1876 में ये आया, और उसके बाद ये थोड़ा सा इस पर बात कर लें, फिर आगे पॉइंट चलते हैं। ये भी ज़्यादा अरसा नहीं चला, फिर 1877 में ये ख़त्म हो गया। हाँ जी, ये पढ़ें ज़रा प्लीज़, जल्दी जल्दी पढ़ा करें, सोच में ना, जो जिसको पहले बात सुन ले वही जल्दी से पढ़ लिया करे, टाइम बचे ताकि हमारा। जी, सर अभी तक तो स्टूडेंट आए नहीं है, मैं हूँ बस अभी मेरे ख्याल से तो पहले आप तो शुरू मेरे करें ना, बाकी चीज़ों में ना पढ़े और बातें नहीं करनी, सिर्फ ये करना है। दूसरा, आपने अपना जो है प्रेजेंट नाउ वाला जो बटन है ऑफ रखना है, वो बाद में जब कहा जाए फिर है। और वीडियो वाला भी ऑफ करना है, माइक सिर्फ खोलना है, और जल्दी से आप पढ़ें इसको। जी बच्चे। It हाँ was बेटा। promulgated in 1876. It restricted autocratic power of Sultan. It granted civil liberties to all citizens of Turkey, irrespective of religion and nationality. It turned the Sultan into constitutional monarchy. It transformed Turkey into लिबरल डेमोक्रेसी। ये मुख्तसर से पॉइंट निकाले हैं मैंने उसमें से 1876 में, कि पहला आन आया था तो उसमें क्या मुतालबात थे। उसमें सबसे बड़ी जो बात हुई थी कि ऑटोक्रेटिक किस्म की पावर हासिल थी सुल्तान को, हर मामले में उसका अमल दखल था, उसको कम कर दिया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि सिविल लिबर्टी जो है वो गारंटी की गई थी तमाम शहरियों के लिए, बगैर किसी मजहबी और नस्ली तफरीक के। तो उसके बाद एक और काम जो इसमें हुआ था कि वो पहले अगर सुल्तान था तो वो हर चीज़ का जिम्मेदार था, हर मामले में उसका अख्तियार चलता था, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हो गया। मोनार्की क्या होती है? मोनार्की या मोनार्ची, उर्दू में चे के साथ भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा इंग्लिश में इसका तलफ़्फ़ुज़ मोनार्क है। मोनार्क में ना होता है बादशाहत। तो बास जो सुल्तान है वो बेसिकल बादशाहत की शक्ल में होती थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का लफ्ज़ वहाँ आता है जहाँ किसी आइन में तय कर दिया जाए कि यह हमारा बादशाह है और उसके अख्तियारात महदूद हो, बहुत ज़्यादा अख्तियारात ना हो, तो उसको ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची की शक्ल दे दी गई थी। लेकिन ये ज़्यादा देर बरकरार ना रह सका ये स्टेटस। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है? इस ट्रांसफॉर्म तुर्की इनटू लिबरल डेमोक्रेट। उसने उसको सल्तनत से, सल्तनत थी पहले, सल्तनत से लिबरल डेमोक्रेसी में चेंज कर दिया था। ये पहला हमारा पॉइंट है। उसके बाद इन 1877, एक साल बाद ही क्या हुआ था? पढ़ें जी, जी जल्दी भाई बेटा, कोई ना कोई पढ़े। दूसरा कौन लाइन पर मौजूद है? हाँ जी। In 1877, Sultan dissolved the parliament and ruled the country absolutely till the resolution of the Young Turks. In 1908, the Sultan restored the constitution, which did not take hold. The Young Turk leadership became a dictatorship, and Turk was scurried into WW and lost the war. Sucked into World War I and lost the war, ये है लफ्ज़। ये मैंने अभी बताया कि 1876 में पहला आइन बना और 1877 में सुल्तान ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क तय हो चुका था उसको उसने दोबारा बदल दिया और आइन को ख़त्म कर दिया। और फिर उसने
ऐसी पॉलिसी रखी कि 31 साल तक उसके इक़्तिदार को किसी ने चैलेंज नहीं किया, टिल रेवोल्यूशन जब इनकलाब आया तो ये इनकलाब कहलाता था यंग तुर्क इनकलाब, रेवोल्यूशन ऑफ यंग तुर्क, नौजवान इसमें मुतहरक थे और यही इसका नाम पड़ गया। तो 1908 में जब इनका बहुत ज़्यादा दबाव हुआ तो फिर सुल्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल किया और डिडंट टेक होल्ड, यानी कि वो सुल्तान ने बहाल तो कर दिया लेकिन मुकम्मल बहरहाल फिर भी नहीं था वो कंट्रोल उसका। तो उसके बाद क्या हुआ कि यंग तुर्क जो है वो उन्हें लीडरशिप तो उनके पास थी नहीं, तो उन्होंने जो लीडरशिप मुहैया की उसका काम तो ये था कि लिबर्टीज़ के मुताबिक कोई जमहूरी निज़ाम बनाते, लेकिन वो भी एक डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो गई और कुछ लोगों की नाअक़बत अंदेशी की बना पर वो नौजवान जो लीडर थे उनमें से कुछ लोग जो है वो गैर मुल्की ताकतों से मिल गए, उन्होंने वर्ल्ड वार 1, ये WWI जो है इसका मतलब है वर्ल्ड वार 1 में शिरकत कर ली। और नतीजा क्या हुआ कि तुर्की के पास फ़ौज जो है पहले ही मुंतशर थी और पुराने आलात थे और पुरानी सूरत थी और सबसे बड़ा इलाका इसके पास था, लेकिन जितना बड़ा इलाका था उतनी बड़ी ताकत नहीं थी, फौजी रह गई, जिसके नतीजे में ये हुआ कि वो जंग हार गए। हारने का नतीजा सबसे नुकसान वर्ल्ड वार हारने का सबसे ज़्यादा तुर्कों को हुआ तो उनकी सल्तनत मुंतशर हो गई, इलाके खुद मुख्तार हो गए और खिलाफत उस्मानिया से जो मंसलिक थे और तुर्क सल्तनत का हिस्सा थे वो अलहदा होते चले गए। तो ये उसके बाद क्या हुआ ये आप पढ़िए। नेक्स्ट भाई, हाँ भाई रीडिंग करें। In 1919, Kemal Ataturk led a movement of national liberation to free the country from humiliating Treaty of Sevres, which was imposed by the Allied powers of the world. हाँ जी, पहले इतना कर लें कि 1919 में कमाल अतातुर्क ने एक मूवमेंट चलाई, नेशनल लिबरेशन टू फ्री द कंट्री फ्राम ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ सेवरस। सेवरस एक मुआहदा हुआ था जिसको उसने कहा जी ये हमें बहुत ज़िल्लत अमेज़ मुआहदा है, तो उसके ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चलाई जो ये मुआहदा इम्पोज किया था लाइट फोर्सेस ने शिकस्त के बाद। तो उसके बाद क्या हुआ जी, नेक्स्ट पैरा पढ़े। He carried out a series of wide-ranging reform and got passed 10 fundamental articles as amendments to the Constitution of 1876 and changed the character of Turkish state, which proved temporary arrangement. हाँ जी, फिर उसने क्या किया कि उसने अमेंडमेंट्स ले आया। वो जो अमेंडमेंट्स लाया वो 1876 के आइन में थी। वो अमेंडमेंट्स जो है उस अमेंडमेंट का मकसद क्या था कि ये हम आइन के बहुत से हिस्से तब्दील करके इसको कुछ डेमोक्रेसी की शक्ल दें जी। तो 1924 का आइन आ गया, 1924 के आइन को अब पढ़ना है आपने जी। रीडिंग करें बेटा। लेकिन हमारी बुक में 1921 का भी है। हाँ, 21 का वो आर्जी अरेंजमेंट है। अंटरम आइन बास का लोग आते रहते हैं, तो ये जो लफ्ज़ अभी आपने पढ़ा है ना अंटरम अरेंजमेंट साबित हुए, ये पिछला पैरा बेशक आ जाए, ये लास्ट में है, ये इसी में है कि 1921 में एक अंटरम कॉन्स्टिट्यूशन आया था जो 3 साल रहा था जी। नेक्स्ट। Kemal Ataturk promulgated a new constitution, abolished sultanate, established a republic government in Turkey. This constitution concentrated authority in Grand National Assembly, which was unicameral in nature. Grand National Assembly elected the president for 4 years and in return appointed the prime minister and cabinet. हाँ जी, अब ये क्या है कि कमाल अतातुर्क ने अपने एक आइन में जो अमेंडमेंट लाया था उसमें क्या काम किए थे। पहला क्या था कि सल्तनत ख़त्म कर दी, खिलाफत जिसके तहत कायम थी उस खिलाफत को ख़त्म कर दिया। और उसने क्या कायम किया, एस्टेब्लिश ए रिपब्लिकन गवर्नमेंट इन तुर्की। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है अपनी अथॉरिटी जो ग्रैंड नेशनल असेंबली में कन्वर्ट कर दी
और वो ग्रैंड नेशनल असेंबली जो है वो अथॉरिटी के हामिल हो गई, यूनिकैमरल, एक ही असेंबली थी, दो नहीं थी। तो ग्रैंड नेशनल असेंबली इलेक्ट द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट को मुंतखब करती थी 4 साल के लिए। और क्या होता था फिर, वो सदर मुंतखब होने के बाद ही इन टर्न अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, फिर वो वजीर आजम को और बाकी कैबिनेट को मुंतखब करता था। ठीक है जी, नॉमिनेट करता था, मुंतखब करता था। ठीक होगी बात, नेक्स्ट पढ़े जी। जी बताइए। हाँ भाई पढ़े भाई, जल्दी जल्दी। हाँ भाई बेटा पढ़ो, जिससे भी ये स्लाइड पढ़ी जा रही है वो पढ़ो। Kemal Ataturk was criminal head of state, yet he was able to impress his will on the cabinet and legislature. He was the chairman of the Republic People's Party. कैबिनेट ऑफ पीपल, चेयरमैन ऑफ द रिपब्लिक पीपल्स पार्टी। इतना ठहर जाए पे, इतनी बात कर ले। ये जो पहला है सर्मिनल हेड, जो रस्मी सरबरा होता है उसको सर्मिनल कहते हैं। हेड ऑफ स्टेट, रियासत का रस्मी सरबरा था। यट, जी नहीं, ही होगा ये लफ्ज। ही वॉज एबल टू इम्प्रेस हिज विल, वो अपनी मर्जी नाफज कर सकता था ऑन द कैबिनेट और लेजिस्लेचर। जो उसकी मर्जी थी, उसका हीरो और एक बाबा कौम का दर्जा था। तो वो अपनी इस हैसियत में सारी कैबिनेट को और सारे मिनिस्टर को इम्प्रेस कर सकता था कि ये मेरी मर्जी है, इस तरह करें। इसलिए वो रियासत का तो वो रस्मी सरबराह था, लेकिन कैबिनेट को मुतासर कर सकता था। इसके अलावा उसके पास क्या था कि चेयरमैन ऑफ रिपब्लिक पीपल्स पार्टी, उसकी जो पार्टी थी उसका चेयरमैन था। ये एक बड़ा अख्तियार था जिसके जरिए वो पार्टी को कंट्रोल करता था। नेक्स्ट पढ़ें भाई। जी पढ़ें भाई। In 1950, first general and free elections were held and Republican Party was defeated by Democratic Party. हाँ जी, ये जो 1950 में पहले जो इलेक्शन हुए, ये फ्री इलेक्शन थे और इसमें रिपब्लिकन पार्टी जो है शिकस्त खा गई और डेमोक्रेट पार्टी जीत गई। इतना रहने दें और अभी एक बार फिर मैसेज करें ताकि बाकी लोग इसको ज्वाइन कर लें। बहुत शुक्रिया, मैं आता हूँ।
हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फे के बाद दोबारा शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था ज़रा तबीयत को ठीक नहीं, शायद वक्फा एक आध और ना करना पड़े, लेकिन मैं उसके बावजूद आपका लेक्चर कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, चाहे आपका जो हर्ज हो चुका ना हो। अभी पता चला कि शाहजेब ने भी ज्वाइन किया। शाहजेब है इस वक्त लाइन पर? हाँ जी शाहजेब, आप लाइन पर हैं? नेक्स्ट भाई अभी रीडिंग करेगा कोई, ये रीडिंग करें भाई जल्दी से। हेलो, In earlier years of democratic government, civil liberties were respected, but soon the government turned into autocratic and one-sided government was established. जी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब आई थी तो सिविल लिबर्टी की रिस्पेक्ट उन्होंने की, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था। लेकिन ये भी सिविल गवर्नमेंट फिर आस्ता आस्ता 1-2 साल तो ये चलते रहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरह, लेकिन बिल्कुल पहले उसी तरह सिस्टम के साथ ऑटोक्रेटिक हो गए, वन साइडेड गवर्नमेंट हो गई। और ये यंग तुर्क की जो मूवमेंट है उसका जिक्र हो रहा है। नेक्स्ट पैरा पढ़ें भाई। हेलो, The army staged the in 1960 and a national unity committee was constituted to run the civil administration. हाँ जी, ये जो आर्मी थी उसके बाद उसने सोच विचार किया कि ये हम क्या करें, मुल्क का क्या हल निकालें। तो 1960 में एक फौजी इनकलाब आ गया, तो उन्होंने नेशनल यूनिटी कमेटी कायम कर दी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा मुतदल बनाने के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कायम कर दी। तो ये सिलसिला इस तरह चलता रहा, लेकिन ये 1960 में एक जो आया था उसके नतीजे में भी एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने आएगा, वो आपके ये लिखा आ गया 1961। अब इसके अहम पॉइंट की तरफ चलते हैं। जी पढ़े भाई, कौन पढ़ेगा? हाँ भाई, बख्तावर आप पढ़िए। हाँ जी। In 1961, the National Unity Committee. In 1961, the National Unity Committee commenced Constitutional Assembly composing of nominated and elected representatives to draft a new constitution. जी नेक्स्ट पैरा पढ़िए। It was sent to the nationwide referendum on the July 1961 and was passed. हाँ जी, तो ये बेसिकली 1961 का जो आयन आया था, ये कुछ नेशनल असेंबली जो उनकी थी उसके मेंबरान शामिल थे, उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, तो कुछ नॉमिनेटेड थे, उसने ये बनाया था। और उसके लिए उन्होंने एक पूरे मुल्क पर मबनी एक रेफरेंडम कराया था 9 जुलाई 1961 को, जिसमें वो पास हो गया और नया आइन नाफिज हो गया। जी ये पढ़े जल्दी। It provided for Grand National Assembly comprising of National Assembly and Senate of the Republic. President was elected by Grand National Assembly for the term of 7 years. अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था कि उन्होंने कौमी असेंबली और सेनेट कायम कर दी, यानी कि बाई कैमरल हो गया कॉन्स्टिट्यूशन उनका। उसके बाद हो गया, पहले 4 साल की मुद्दत थी तो उसको 7 साल कर दिया गया। ठीक हो गया भाई। नेक्स्ट। The was to be designated by the President formed among the members of the Grand National Assembly. There was a constitutional court which can declare any law unconstitutional passed by the Grand National Assembly. The Constitution contains the Constitution contains detailed section of the civil liberties
social economic rights or citizens. हाँ जी, ये 3 पॉइंट यहाँ वाजिया किए गए हैं। एक क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसको उहदा कायम किया गया था, जिसको सदर मुंतखब करता था, सदर अपॉइंट करता था। किन में से? अमंग द मेंबर्स ऑफ ग्रैंड नेशनल असेंबली। उसके अलावा एक नया फीचर क्या था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोड कायम कर दी कि ऐसा कानून जो अगर कोई ग्रैंड नेशनल असेंबली पास कर देती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसको डिक्लेयर कर सकती है कि ये इलीगल है। उसके बाद आ गया जी, कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द डिटेल सेक्शंस। किस चीज़ के बारे में थे ये डिटेल सेक्शन? ये सिविल लिबर्टीज़ के बारे में थे, सोशल इकोनॉमिक राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में थे, वो तमाम शहरियों के लिए थे। इनका जो नफाज है उन्होंने इस आइन में किया था 1961 के आइन में। जी नेक्स्ट आ गया हमारे पास 1971 का आइन। ये उसके 61 के बाद जो तब्दीलियाँ आई हैं उस वक़्त की, वो अब आप हमारे सामने आने लगी। जी नेक्स्ट रीडिंग करें भाई। जी जी पढ़े बेटा। And there is a powerful who was to be elected for the commander in armed forces and the president over the meeting of the council of the ministers. हाँ जी, ये जो पहला जो 71, एक मिनट भाई, ये 71 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेसिकली नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहलाता था, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1971, यानी कि 61 वाला ही था, उसमें कुछ अमेंडमेंट आ गई थी। वो अमेंडमेंट क्या थी कि सदर की मुद्दत 7 साल हो गई थी, और दूसरा आपके सामने कमांडर चीफ ऑफ द आर्मेड फोर्सेज वो प्रेसिडेंट था, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग भी प्रिजाइड वही करता था। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। Prime Minister of the Minister dissolved Parliament only. तीसरा पॉइंट ये था कि ही कुड अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से का मिनिस्टर का जो प्राइम मिनिस्टर था वो भी अपॉइंट करता था। उसके बाद क्या है, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये भी इख्तियार उसके पास था। हमारे मुल्क में भी इसी तरह का एक पॉइंट था, 52B कहलाता है वो, कि सदर को असेंबली तोड़ने का इख्तियार होता है, तो बड़ा ताकतवर इख्तियार होता है, इसलिए वो सदर का प्रेशर रहता है बाकी मेंबरों पर, ग्रैंड नेशनल असेंबली पर। तो उन्होंने भी अपने आइन में ये बात रखी कि सदर ये असेंबली तोड़ सकता है, लेकिन उसके लिए रिक्वेस्ट जो है प्राइम मिनिस्टर की चाहिए। 82 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 82 रीडिंग करें बेटा। जी बेटा। In 1981, Advisory Assembly consisting of 160 members was announced to draft a new constitution for the country and new laws for political parties and elections. हाँ जी, ये 1981 में एडवाइजरी असेंबली जो कंसिस्ट की गई थी, 160 मेंबर थे उसके, और उसके ज़िम्मे था कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो मुल्क के तमाम पार्टियों के लिए काबिल कबूल इलेक्शन उसके तहत हो। जी नेक्स्ट पैरा। This draft was presented for nationwide referendum and 92% people voted in favor. 92% लोगों ने रेफरेंडम में वोट दिया। पहला भी एक कॉन्स्टिट्यूशन जो आप पढ़ चुके हैं कि उसके लिए भी रेफरेंडम हुआ था और इसके लिए भी रेफरेंडम हुआ, तो 92% लोगों ने वोट दिया। हाँ जी। It became effective in 1982. It was हाँ जी पढ़ ले। It was further amended in 1995 by Grand National Assembly. हाँ जी, अब ये फिर दोबारा 1982 में इसकी इफेक्टिव डेट से मुराद ये है कि इसका शुरू हो गई कमेंसमेंट, तो 82 में बना और 95 फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट आई, तो वो अमेंडमेंट 95 का बाज़ जगह लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन है 95 का, लेकिन ज़्यादातर ने लिखा है कि अमेंडेड
या अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1982 में अमेंडमेंट आई थी, इसलिए उसी हवाले से। तो इन 1995 तो ये इस तरह एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम मरहला जो है तय होता है उनका, कि ये मुख्तलिफ मराहल हैं जो चलते आ रहे हैं। तो ये जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्तलिफ मराहल है, यही उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, इसलिए हमने कर ली है। इस पर अब थोड़े से MCQ कर लें तो हमारा ये सवाल पूरा हो जाएगा, और ज़्यादातर इसी से रिलेटेड है। यहाँ बहुत से इतने छोटी छोटी मालूमात थी, और बहुत से लंबी एक हिस्ट्री को हमने, छोटे से 2 सदियों की हिस्ट्री को हमने 2-3 पेज में सुनवाया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि और मालूमात नहीं है, और बहुत सी मालूमात हैं, बहुत से MCQ और भी बन सकते हैं इस पर, लेकिन ये थोड़े से सिर्फ इतना समझाने के लिए कि ये अहम चीज़ें हैं, ये आपने याद रखनी है। और कोशिश करें कि जो MCQ यहाँ ये भी करें, और भी जो बन रहे होते हैं आपको नज़र आ रहे हैं कि MCQ शक्ल में बनाकर अपने पास रखें, ताकि हमें तो ये इतना काफ़ी है। लेकिन अगर आपसे कोई इससे हटकर कोई MCQ आ जाए तो ज़रूरी नहीं एक टीचर जो है इस इतने पर इत्तेफाक करे। हर टीचर के पास कोई मुख्तलिफ किताब भी हो सकती है। तो मैं जब बनाता हूँ तो एक किताब से बना लेता हूँ, फिर दूसरी पकड़, उसने डिफरेंट आज में मालूमात को तरतीब दी है, वहाँ से कुछ MCQ बन जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। और पहले MCQ की तरफ चलते हैं। हाँ जी, रीडिंग करें बेटा। शाहजेद साहब आप आगे हैं लाइन पर या नहीं? जी बेटा, कोई और पढ़े। When was the first constitution of Turkey was promulgated? 1870, 1876, 1890, 1924. कौन बताएगा कि पहला आइन कब बना था? हाँ जी सांझे, आप बताएंगी। बख्तावर आप? 1870। 1870। कोई और ट्राई करना चाहे? कोई और ट्राई करना? ये कौन बोला? बख्तावर कह रही है 76। ये बख्तावर ने कहा है। मैसेज किया उसने। नहीं मैसेज ना करे, बोले, आवाज आनी चाहिए उसकी। हाँ बेटा जी, और कोई आवाज अपनी से बताए कि कौन सा है इसमें दुरुस्त। ये जो मैसेज है इधर मेरे पास डिस्प्ले नहीं होते। बहरहाल आपका ये जवाब 1918 1920 नहीं 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 1924 नहीं अभी हमने पढ़ा है कि 1876 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अभी हमने पढ़ा है कि 1976 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ये आपका ऑप्शन भी आपके सामने आ गया। 77 में वो ख़त्म भी हो गया था। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ये मालूमात पढ़ी है जी। नेक्स्ट। Which thing was restricted by the first constitution of Turkey? Powers of Grand National Assembly, powers of Sultan, powers of President, all of these, none of these. हाँ जी, क्या चीज की थी इसने? सुल्तान के साथ किया था कुछ। सुल्तान के साथ जुल्म हुआ था है? हाँ जी, ये पावर ऑफ सुल्तान जो है वो कम की गई थी जी। नेक्स्ट जी बेटा पढ़े। The first constitution granted civil liberties irrespective of religion, irrespective of nationality, both A and B, none of these. हाँ जी, क्या चीज भाई बेटा इसमें आप बता सकेंगे कि क्या चीजें जो है ना उन्होंने बनाई थी? सिविल लिबर्टी जो बनाई थी वो किसके लिए थी? क्या दो चीजें बड़ी मद्देनजर रखी थी? कौन सा जवाब दुरुस्त है? बोथ ए एंड बी वाला दुरुस्त है। उन्होंने किसी भी रिलीजियस के खिलाफ नहीं बनाया था और किसी नेशनलिटी के खिलाफ नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क था वो, तो इसलिए उन्होंने ये पहले तय कर दिया था जी। नेक्स्ट। The first constitution transformed Turkey into liberal democracy, sultanate, republic, all of these. हाँ जी, क्या हुआ था?
पहले वो रिपब्लिक सुल्तानेट थी ना, तो फिर बाद में उसको बदल के उन्होंने कुछ कर रिपब्लिक दिया था। हाँ? रिपब्लिक रिपब्लिक नहीं था, वो बाद में हुआ है। लिबरल डेमोक्रेसी में पहले बदला था उन्होंने। लिबरल डेमोक्रेसी को बाद में रिपब्लिक में वो 1919 के कॉन्स्टिट्यूशन में गालबन था। ठीक है जी, आगे बढ़े When जी। the Sultan dissolved Parliament of the Turkey, 1877, 1876, 1970, none of these. हाँ जी, 77 में ही हो गई थी ना, 876 में आया तो 77 एक साल बाद। हाँ, वो पहली असेंबली जो पहला जो बनी थी पार्लियामेंट, उसको डिसॉल्व एक साल बाद ही कर दिया था सुल्तान ने। और फिर 31 साल के कोई नहीं बोला। फिर 31 साल के बाद यंग तुर्क मूवमेंट शुरू हुई, तो फिर वो थोड़ा सा तब्दीलियां आई उस टाइम में। जी। ये कब शुरू हुआ था? When did the Young Turk Revolution took place? 1876, 1877, 1908, none of these. तो हाँ जी, कौन सा ठीक है? कौन सा ठीक है इसमें? 1908. 1908 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट। After dissolution of the first parliament, the Sultan ruled the country above 10 years, above 20 years, above 30 years. हाँ जी, कितने अरसा उसने इक़्तिदार संभाले रखा पहला कॉन्स्टिट्यूशन डिसॉल्व करने के बाद? ये आपने नहीं बताया था। मैं अभी 30 कोई years. अभी थोड़ी देर पहले 2 बार दोहराई है ये बात, मुझे पता था एमसीक्यू आने वाला है। अब सुल्तान ने 1877 में कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी, तो फिर 31 साल तक वो कोई नहीं बोला। 31 साल तक एब्सोल्यूट से मतलब खत्म ही करता रहा, किसी ने चैलेंज ही नहीं किया उसे। तो फिर उसके बाद 1908 में यंग तुर्क मूवमेंट के नतीजे में थोड़ा सा ये समझे कि उसे तब्दीलियां लानी पड़ी। तो अबव 30 वाला ऑप्शन यहाँ हमारा दुरुस्त होगा। और नेक्स्ट पर आ जाए। What did Sultan do after the Young Turk movement? Control the movement, dare control the movement, restore the constitution, both A and C, none of these. जी, कौन सा ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर उसने किया था ना, लेकिन वो नहीं चला फिर भी। सी ऑप्शन। रिस्टोर द कॉन्स्टिट्यूशन। Both A and C. बोथ नहीं, अगर कंट्रोल द मूवमेंट, अब मूवमेंट कंट्रोल हो गई तो फिर सी के आने का तो कोई तुक ही कोई नहीं था ना। पहला ऑप्शन ये नहीं हुआ था, कंट्रोल नहीं हो सकी थी। दूसरा क्या है, दुरुस्त था कि वो कंट्रोल नहीं हो सकी। लेकिन नतीजा हमने पूछा है, व्हाट डू आफ्टर द यंग तुर्क मूवमेंट। नतीजा क्या हुआ था? रिस्टोर कर दिया था उसने, कॉन्स्टिट्यूशन बहाल कर दिया था। 1876 वाला कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, उसने वो कॉन्स्टिट्यूशन बहाल कर दिया। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका दुरुस्त होगा, रिस्टोर द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, यंग तुर्क मूवमेंट बन गई, वो क्या थी? पढ़े, पहला क्या है? Dictatorship, democratic heroes, none of these. क्या थे वो? डेमोक्रेटिक। यंग तुर्क मूवमेंट बनी थी जमहूरियत के लिबास में। उन्होंने जमहूरियत का नारा लगाया, लेकिन वो खुद ही जमहूरियत बरकरार न रख से डिक्टेटरशिप में चेंज हो गई। तो ये पहला ऑप्शन हमारा दुरुस्त होगा, वो डिक्टेटर बन गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाए। यंग तुर्क मूवमेंट के जो लीडरशिप थे, उसने क्या गलती की, क्या गलत फैसला किया जिसने तुर्की को तबाह बर्बाद कर दिया? वर्ल्ड वॉर शुरू हो Especially गई। in World War. वर्ल्ड वार शुरू हो रही थी, वो उसमें उन्होंने शिरकत कर ली।
जितना बड़ा मुल्क था फौज उतनी ताकतवर नहीं थी, नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी थी और वो तुर्क के पास थी नहीं। नतीजा क्या हुआ कि सारा नजला इन पर गिरा, सारी शिकस्त हो गई जंग में और सारी रियासत बिखर गई। तो ये गलत फैसला तुर्क मूवमेंट के नौजवानों से हो गया। तो मूवमेंट पहला क्या था, इसका जवाब क्या गलत फैसला, मूवमेंट तो उन्होंने नेक नीति से चलाई थी। नो अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, वाकई उन्होंने अमेंडमेंट्स नहीं की कॉन्स्टिट्यूशन में जो जरूरत थी। पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड वार वन, उन्होंने वर्ल्ड वार वन में शिरकत करने का उनका फैसला गलत साबित हुआ। ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ये पहले ही है। तो सी ऑप्शन दुरुस्त है कि सबसे गलत फैसला ये था कि उन्होंने वर्ल्ड वार में शिरकत का फैसला कर लिया। नेक्स्ट, What Ataturk did with the movement is in favor of this treaty, movement against this treaty, movement of to free treaty, none of these. हाँ जी, कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? ये लिबरेशन मूवमेंट ऑफ नेशनल, सी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। मूवमेंट तो उसने ट्रेटी के हक में नहीं चलाई थी, उसके अगेंस्ट चलाई थी, लेकिन ये मकसद पूरा नहीं करता। सवाल हम पूछ रहे हैं कि उसने किया क्या था ट्रेटी के साथ। तो मूवमेंट ऑफ नेशनल लिबरेशन टू फ्री कंट्री फ्रॉम दिस ट्रेटी, उसने मूवमेंट चलाई थी कि नेशनल लिबरेशन की मूवमेंट, मुल्क को इस मुआहदे से आज़ाद कराने की मूवमेंट चलाई थी। तो ये इस हमारे सवाल का जवाब है, सी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट, what Ataturk did after movement: enforce dictatorship, pass 10 constitutional amendments, both A and B, none of them. हाँ जी, क्या किया था उसने? उसने क्या किया था? जी, बी ऑप्शन दुरुस्त है इसमें। पास 10 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, 10 उसने बुनियादी तब्दीलियां कॉन्स्टिट्यूशन में लाकर आइन को चेंज कर दिया। ये दोबारा रिपीट हो गया, ये नहीं है इसका जवाब। जवाब इसका ये है, पास 10 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, उसने 10 कॉन्स्टिट्यूशन तब्दीली, बुनियादी तब्दीलियां लाया। 1924 के और उसमें ही किया था। हाँ, 1924 का कॉन्स्टिट्यूशन वही कहलाता है अमेंडमेंट के बाद। ये दुरुस्त करना है अभी आपने। जी, अगला पढ़े भाई। What did Ataturk did in 1924? Promulgate new constitution, abolish sultanate, abolish republican government, all of these, none of these. हाँ जी, कौन सा दुरुस्त है? All of these. मान ले भाई, ऑल ऑफ दीज है। चलो, 2 राय हो गई हैं, बराबर वोट काफी बढ़ गए हैं। इस क्लास के हिसाब से काफी साइज बड़ा हो गया है। और एक तो ये उसने नए आइन का नफाज किया था, फरमान जारी किया था। एक उसने सल्तनत को खत्म कर दिया था। तीसरा उसने क्या किया था, रिपब्लिकन गवर्नमेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया था। वो लिबरल डेमोक्रेसी का लफ्ज छोड़ के अब ये लफ्ज आ गया था। ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन दुरुस्त है। उसके बाद आ गया जी नेक्स्ट। Which constitution of Turkey is bicameral? 1971, 1961, 1924. हाँ जी, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बाई कैमरल था? बाई कैमरल से क्या मुराद होती है भाई? जिसके 2 हाउसेज होते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था? 61? 61 और 71 हम कर चुके हैं, वो नहीं थे। अच्छा, अब फिर पीछे क्या रह गया? सिक्सटी वन नहीं था। ये अब आगे बात चली गई है। ये जो क्वेश्चन है अभी हम पीछे कर रहे थे 1924 वाला कॉन्स्टिट्यूशन।
उसके बाद बात ये जो MCQ है ये उसके बाद का आ गया जो 1961 में कॉन्स्टिट्यूशन आया था, तो ये उसमें बाइकैमरल हुआ था। तो ये MCQ उसके बारे में है। आप 1861 जो है ना उसी में फंसे हुए 1876 78 में। अब 1924 तक अभी अभी हमने पढ़ा कि वो क्या किया था, अतातुर्क ने दिया था। अतातुर्क के बाद जो डेवलपमेंट हुई है उसमें 1961 और 1971 की है। तो 1961 में बाइकैमरल हो गया था आर्जी तौर पर ही, बेशक दो हाउस कौमी असेंबली और सेनेट कायम कर दिया गया 1961। जी नेक्स्ट जी Which constitution firstly introduced constitutional court which can declare any law unconstitutional? 1971, 1961, 1924. हाँ जी, ये किस में हुआ था? 61 है। बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। जी नेक्स्ट। The military government introduced the amendment 1971 which amended dash article of the constitution. 20 articles, 35 articles, 10 articles. हाँ जी, अभी चूंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 10 आर्टिकल में तब्दीली हुई थी, वो अतातुर्क ने की थी। उसके बाद ये लफ्ज दोबारा के कितने आर्टिकल है, ये भी याद रखने वाली चीज होती है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल चेंज हुए हैं। तो मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई, उसने क्या किया कि इंट्रोड्यूस करा दिए वो 1961 वाले कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 1968 से लेकर 1971 तक वहाँ मुल्क में बड़े हंगामे रहे, हालात बड़े ख़राब रहे, और उस हालात की खराबी में फ़ौज ने तब्दीली का सोचना शुरू कर दिया। तो एक तब्दीली आ गई, तो तब्दीली 71 में आई। उसमें क्या हुआ कि कितने आर्टिकल चेंज किए गए? जी 20 नहीं, मेरा ख्याल अभी देख लिया, 35 आर्टिकल चेंज किए गए थे। ये 35 आर्टिकल्स को चेंज किया गया था या 35 वाले आर्टिकल को चेंज किया गया था? नहीं नहीं नहीं, 35 आर्टिकल में तब्दीली लाए थे, 35 वाले आर्टिकल को नहीं किया गया था। एक नहीं थी तब्दीली आई, बहुत सी तब्दीलियां आई। असल में उन्होंने आगे क्या, शायद MCQ आए तो उन्होंने किया क्या था, उन्होंने बहुत से इख्तियारात ख़त्म किए थे। तो वो अभी सामने आ जाते हैं तो फिर समझ आ जाएगी कि एक में वो इतनी तब्दीलियां मुमकिन ही नहीं थी। नेक्स्ट। In 1971, amended civil liberties were extending, abolished, restricted. सिविल लिबर्टी जो बहुत से सेक्शन और आर्टिकल में मुश्तमिल थी, तो उनको या बढ़ाया गया होगा या ख़त्म कर दिया गया होगा या कम कर दिया गया होगा। तो क्या किया गया था, कौन बताएगा? नहीं, एक्सटेंड नहीं किया गया था। फिर क्या किया गया था? कम कर दिए होंगे। हाँ भाई, पहले हाँ, स्ट्रिक्ट नहीं होगा। हाँ जी, अबॉलिश तो हो नहीं सकते थे क्योंकि बराए नाम भी वो रखना ज़ाहिर है चाहते थे कि ये ना अगर लोग कहें जी सारी लिबर्टी ख़त्म कर दी, तो अबॉलिश नहीं हुए थे, एक्सटेंडेड नहीं हुए थे, क्योंकि वो एक्सटेंडेड के तो वो चाहते थे ख़त्म हो ज़्यादा के ख्याल, तो रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए थे, थोड़े से कम कर दिए गए थे। जी नेक्स्ट। जो 1971 के अमेंडमेंट्स, हाँ जी, क्या हुआ था इसमें? जी पढ़े। Government. In 1971 Constitution Amendment, government authority was extending, restricted, abolished. हाँ जी, इसमें क्या हुआ था? अथॉरिटी को क्या किया? Extending. एक्सटेंड की गई थी। कोई तईद करता है भाई इसकी? गवर्नमेंट अपनी पावर एक्सटेंड ही करती है, कम थोड़ी करती है। हाँ, ये बात ठीक है कि इख्तियारात बढ़ाते जाते हैं, कम नहीं किए जाते। तो उन्होंने इख्तियारात अपने बढ़ा लिए थे, लिबर्टी कम कर दी तो इख्तियारात तो वैसे ही बढ़ जाते हैं, तो इसलिए एक्सटेंडेड ठीक होगा। तो उन्होंने अपने इख्तियारात बढ़ा लिए। ये आज के MCQ थे।
इसी तरह की आप और MCQ देख ले। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हमारा ख़त्म हुआ, ठीक है। इसके बाद सिर्फ एक ही गालबन रह गया कि 1982 में थोड़ी सी अमेंडमेंट आई थी, उस पर थोड़ा सी बात रह गई है, वो कोशिश करेंगे अगला शुरू करने से पहले हो जाए। उसके बाद हमारे अब आ गए हैं फीचर ऑफ टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर जो है हम दोबारा करेंगे और उनको इसी तरह पॉइंट वाइज करेंगे ताकि आपके सामने सारी आ जाए। अब आपका इंग्लिश का लेक्चर वो 2:30 बजे होना है, उतनी देर के लिए आप देख लें कि क्या आप वक्फा करना है या क्या करना है। ठीक हो गई जी बात, बहुत शुक्रिया। अभी इसी तरह ज़रा थोड़े दिन चलेगा, फिर अब आज बुध हो गई, अब आपका अगले मंडे को होगा आज के बाद। अभी आपने इंग्लिश का 2:30 बजे पढ़ना है, उसके बाद फिर आपका लेक्चर होगा मंडे वाले दिन, और टाइम आपको पहले हम